नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका रेडियो जय घोष पर। मैं हूं समरीन और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सुस्मित और डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं परिवहन विभाग में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। और ये जो जोश है, उल्लास है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक में आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश मिश्रा जी। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो अमृत महोत्सव है, इसमें जो लोगों में जोश और खरोश है, आपको क्या लगता है कि किस तरह का इम्पैक्ट लोगों पे इसका पड़ा है? नमस्कार समरीन जी, सुष्मित जी नमस्कार, सभी दर्शकों और श्रोताओं सभी को मेरा नमस्कार। आपका प्रश्न बड़ा ही वाजिब जैसा है कि 75वां जो हम ये दिवस मना रहे हैं, इसका हमारे देश की जनता पे, हमारे देशवासियों पे कैसा असर पड़ रहा है। मेरे ख्याल से अब तक आप ये समझ गए होंगे, जब हम 7 दिन का हम झंडा दिवस मना रहे हैं, तिरंगा, हर घर तिरंगा मना रहे हैं, उसके पहले हमने 75 दिन के प्रोग्राम को ज़मीन पर लाने की कोशिश की और काफ़ी पहले से प्रोग्राम चल रहा है और इसे आगे बढ़ाकर हमने 2023 तक कर दिया है। तो ये अपने आप में इस कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है। हमारा देश संस्कृत और साहित्य का देश है। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो साहित्य है, हमारे देश के वेद है, उपनिषद है, ज्योतिष है, इससे हमारा देश जाना जाता है। मैं आपको इस 75वें जो हमारा वर्ष है, इसको आपको मैं दूसरी आंखों से मैंने इसको देखने की कोशिश की। जी। मैं चूंकि काशी का रहने वाला हूँ, तो ज्योतिष का थोड़ा बहुत असर होता है मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि आखिर ये 75वां दिवस, जिसको 75 कह लीजिए अगर अंग्रेजी में कहना चाहें, और आज के बच्चों के लिए हिंदी में वो 75 ही होगा, क्योंकि वो 75 शायद न जानते हो। तो अगर आप अंकगणित से देखिए तो 75 को अगर जोड़िए 7 और 5 तो 12 होता है, 12 को फिर से जोड़िए तो 3 होता है, और 3 का बहुत महत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे देवता हैं। हम 3 बार कसम खाते हैं किसी चीज़ की। अब तो तलाक भी 3 बार में दिया जाता है, जिस पर हमने अटैक कर दिया है। जब हम कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं तो 3 बार जल का आचमन लेते हैं। हमारे पास 3 तरह के हमारी विपदाएं होती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और इस प्रकार त्रिपुंड लगाते हैं, जो हमारा शिव का जो सावन का महीना है, और सावन शिव का महीना है, और शिव का जो हथियार है, शिव का जो तेज है, वो उनके त्रिपुंड में, उनके त्रिशूल में और उनकी 3 आँखों में होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 शब्द का व्यापक होकर 75 वर्ष बना है, इसका असर हमारे देश के लोगों पर, हमारे युवाओं पर, हमारी महिलाओं पर, हमारी जो माता बहनें हैं उन पर पड़ा है। और तभी हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता जो बना होगा जिसने इस तिरंगे के इस त्यौहार पर, और इतना भव्य त्यौहार जब से मैं पैदा हुआ हूँ धरती पे, मैंने कभी नहीं देखा। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ दैवीय असर है और कुछ हमारी आज की जो सत्ता है उसका असर है कि हम इस रंग में अपने आप को हमने रंग लिया है। रंग की बात की आपने, पूरे देश में ये रंग है, देश के प्रेम का रंग है। इस रंग में हम सभी रंगे हुए हैं, पूरी जनता रंगी हुई है, और आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो यहाँ पर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं, क्या भूमिका रही? हम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में 2 पहलुओं पे काम करते हैं। एक तो विभिन्न प्रकार के आदेश, जो सरकारी आदेश हैं, जिसमें अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं, या जो हम अपने आदेश को नीचे तक पारित करते हैं या उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कितने धरातल पे आ जाए। एक तो वो पहलू है, और दूसरा पहलू है, हमने सभी के कलेजों में, सभी के दिलों में झंडा स्थापित कर दिया है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फहरा दिया है झंडा सभी के ऊपर, और सभी मन से लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके झंडों को खरीदा और झंडे का पूरा सम्मान करना सीखा। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो हम ये खोजते रहते हैं कि झंडे का कहीं अपमान न हो, तो लोगों ने ये भी देखा, इस पर भी विचार किया, इस पर भी चर्चाएं हुई कि यदि झंडे की संख्या इतनी बढ़ जाएगी तो उसे कैसे संभालना होगा, कैसे कम करना पड़ेगा। हमने प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने कोड को बदल दिया। रात में रोज झंडा उतारना चलाना बहुत मुश्किल काम था। हमने कहा ठीक है, रात में भी झंडा फहरेगा। जी। तो झंडे के कोड में परिवर्तन लाकर
लोगों के दिलो दिमाग में कि ये आप जो 15 अगस्त का काम करते हो, पहले 15 अगस्त को लोग छुट्टी मनाते थे। एक आदेश जारी करके हमने कहा कि नहीं, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, छुट्टी नहीं है। और हम उसको अब छुट्टी की तरह आज हमने नहीं मनाया। सारे ऑफिस खोल के रखे, सभी लोग, इतनी भीड़ थी जो हमारा सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडोत्तोलन किया और हर व्यक्ति के अंदर अपना उत्साह, हर व्यक्ति सजा धजा हुआ, चाहे वो हमारे जो नियमित हमारे वस्त्र हैं जो अधिकारी को पहनने चाहिए या फिर रंगारंग वस्त्र जो एज ए कॉमन मैन को पहनना चाहिए, उनमें हम रंगे बिरंगे हम सुबह से आज हैं और उसी क्रम में हम आपके साथ भी बैठे हैं। सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। जैसे अभी इस वार्ता से पहले हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो मुझे ये पता चला कि आपकी साहित्य में भी रुचि है, आप कविताएं भी लिखते हैं। तो प्रशासनिक कार्य के साथ साथ ये आप कैसे बैलेंस करते हैं? प्रशासनिक कार्य के साथ कोई अलग से समय नहीं निकालना प्रेशर होता है ना। प्रेशर भी कभी कभी कविता के रूप में रिलीज हो जाता है। क्या बात है। और कविता के बारे में तो कभी कभी रात को 2 बजे भी पूरी गजल लिखी जा सकती है जी। और आप 2 साल में एक गजल को पूरा नहीं कर सकते। तो ये तो माँ सरस्वती की देन ही इसे कहा जाएगा कि हम कहीं न कहीं इस लायक हैं कि हम 2-4 पंक्तियाँ लिख लेते हैं, उसको प्रेषित कर पाते हैं लोगों तक। तो उसके लिए अलग से समय की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप अपने आप को, अपने आसपास की चीज़ों को और किसी के मन की भावनाओं को जरा महसूस करते हैं, सामने वाले को जीने की कोशिश करते हैं, तो वो कविता है। तो बात अधूरी सी लगेगी अगर हमने आपकी लिखी हुई कविता इस वक्त सुनी नहीं तो हम चाहेंगे कि आप 4 पंक्तियां जो हमारे जो भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक भी कुछ पहुंचे, जो आपके अंतर मन में जो विचार हैं, जो आज इस माहौल को और मैं आपके सामने एकदम एक नई कविता रखना चाहूँगा। जी जरूर, स्वागत है। जो हमारे देश बचपन में हम लोग सुनते थे कि केसरिया भलवलने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हम झंडे की बात किया करते थे। हम ये पढ़ा करते थे कि अंग्रेजों का सूरज कभी डूबता नहीं था। एक समय अंग्रेज इस तरीके से राज्य करते थे। तो उन 2 घटनाओं से कहीं से उठाकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैं आपके सामने ही आज आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से प्रेषित करता हूँ। सुनिएगा कि जब अंग्रेजों का वो सूरज भारत में आकर हुआ अस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। क्या बात है, क्या बात। तारीख लिखो 15 अगस्त, जब अंग्रेजों का वो सूरज भारत में आकर हुआ अस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। और इतिहास जब हम पढ़ा करते थे कि सन 57 में लगी आग, 47 में आकर के बुझी। क्या बात, क्या बात। सन 57 में लगी आग, 47 में आकर के बुझी, जब हमने तिरंगा फहराया, अंग्रेजों की गर्दन थी झुकी। कि गांधी सुभाष की धरती पर हो गया फिरंगी पस्त पस्त। क्या बात है, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। कितनी माँ की ममता पिघली, कितने सुहाग का रंग घुला, बहनों की राखी के आंसू में लहू शहीदों का था घुला। कि आज़ादी का जब चढ़ा नशा, ये देश हो गया मस्त मस्त। तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। और अगर हम सच्चाई की तरफ थोड़ा सा नहीं देखेंगे तो कवि होने का, साहित्यकार होने का वो उसके साथ न्याय नहीं होगी। थोड़ा सा सच्चाई की तरफ आपको ले चलता हूँ कि नक्सल, इंटरनेट, आतंकी सब देश पे नजर गड़ाए हैं। क्या बात। नक्सल, इंटरनेट, आतंकी सब देश पे नजर गड़ाए हैं। नाटा छोटा चीनी भाई रह के आंख दिखाए है। नाटा छोटा चीनी भाई रह के आंख दिखाए है। कि खींचा तानी अंदर बाहर
हो मुल्क न फिर से अस्त व्यस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, वाह। तारीख लिखो 15 अगस्त। पर आज सियासी चौसर पे, आप विभिन्न प्रदेशों की स्थितियां देख लीजिए, देश की स्थिति देख लीजिए। क्या बात। पर आज सियासी चौसर पे हम जाति धर्म में बटे हुए। क्या बात है, क्या बात। पर आज सियासी चौसर पर हम जाति धर्म में बटे हुए। गांधी से बस इतना मतलब, गांधी से बस इतना मतलब कि वो नोटों पर छपे हुए, कि वो नोटों पर छपे हुए, कि अगली लड़ाई है उनसे, अगली लड़ाई है उनसे जो लोग यहाँ मौका परस्त। तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, जब अंग्रेजों का वो सूरज भारत में आकर हुआ अस्त। तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। आपने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से निश्चित रूप से जो हमारे साथी हमें सुन रहे हैं उनके कहीं ना कहीं मन को छुआ है। हम भी उसी रंग में रंगे, हमारा मन भी, हमारा जो स्वर था वो भी गुनगुनाने लगा। मैं भी गुनगुना रहा था, समरीन भी गुनगुना रही थी। बहुत सुंदर पंक्तियां, और सबसे बड़ी बात है बहुत प्रासंगिक पंक्तियां लिखी और बहुत यथार्थ बातें आपने उसमें उनका समावेश किया। लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है, जैसे अभी समरीन कह भी रही थी आपसे, कि आप इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं और इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा में हैं और उस पर रहते हुए इतना आप जिम्मेदारी संभालते हैं, तो आपके पास परिवहन विभाग जैसा विभाग भी है और उसमें ये काम वाकई में ये जिसको कहा जाए कि जितना आपको कहा जाए वो कम है। आप वाकई में ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, आप इतना योगदान दे रहे हैं अपनी कलम के माध्यम से भी। तो आपका जो विभाग है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हर घर तिरंगा अभियान, और पूरे लोग जो हैं जन जन इसी अभिलाषा में, आकांक्षा में डूबे हैं कि हमारा देश हमारा गौरव है। ऐसे में आपका विभाग क्या कुछ उसका योगदान है, जो चीज़ें उन्होंने की हों, क्या कुछ भूमिका रही है? देखिए, राष्ट्र खड़ा होता है हर व्यक्ति के योगदान से, एक एक व्यक्ति के योगदान से। तो व्यक्ति को इंसान बनना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। हर व्यक्ति का काम नहीं कर सकता। मैं आपको अपने ही विभाग का उदाहरण देता हूँ। जी। आप सोचेंगे कि परिवहन विभाग जो बसें चलाता है, गाड़ियाँ चलाता है, वो क्या कर सकता है देश के लिए, लेकिन नहीं, हमने सोचा हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अभी सावन गुजरा है, हमारी माताएं बहनें, हम बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने बेटियों के लिए पहले एक दिन की छूट दिया करते थे रक्षाबंधन के लिए, अपने भाइयों से मिल सके। तमाम बहनें अपने भाइयों तक नहीं पहुंच पाती, हमारी खुद की बहन नहीं पहुंच पाती है, दूर रहती है। तो उनको एक सुविधा देने के लिए कि ठीक है, हमने 2 दिन की छूट दी। हमने अपने सोर्सेस से 18 करोड़ रुपए लगभग निकाल कर खर्च किया कि हम बहनों को ये सुविधा दें कि वो 2 दिन तक हमारी बसों में फ्री चल सके। क्या बात। तो ये भी, जब ये अगर ये देश की सेवा है तो ये राष्ट्र की सेवा है। और उसी तरह हम अपनी बसों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सीट्स रखते हैं। जी। हमने अपनी गाड़ियाँ ठीक करके, ठोक पिट करके सुंदर कर ली कि कोई आए, कोई किसी को ये न लगे कि नहीं ये हमारे प्रदेश की बस है, इससे हम नहीं जाएंगे, हम प्राइवेट बस से जाएंगे। तो हम उसको एट पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पर्यावरण को बचा कर ये कुछ कर सकते हैं, तो हमने ईवी वाहन की बात करना शुरू कर दी है। हम बुजुर्गों को, जो हमारे जिनके प्रति हमारी जिम्मेदारी अब बनती है, उनको हम फ्री यात्रा या कम पैसे में यात्रा कराने की योजना ला रहे हैं। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप सभी ओला से चलते हो, उबर से चलते होगे, दुनिया भर की गाड़ियों से चलते होगे, उनके लिए नियम नहीं है। हम इसी स्वतंत्रता दिवस के साथ उसको जोड़ करके उनके लिए नियम लाने के लिए हमने एक टारगेट सेट किया कि अब इतने दिनों में उनके लिए रूल्स लाएंगे कि आप शाम को 6 बजे अगर गाड़ी में बैठ रहे हो तो पता चला आपसे 700 रुपये मांग रहा है, दोपहर में 2 बार बैठ रहे हो तो 200 रुपये में काम चल जा रहा है। तो जो इस चीज़ों को, जिसमें कि हम सुविधा दे सकते हैं लोगों को, बिल्कुल। हमने आपको डीएल लेना है, आप परेशान होते थे, हमने कहा ठीक है, आप घर में अपने कंप्यूटर के सामने बैठिए और आपका डीएल आपको मिल जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी टेस्टिंग करने की बात है, हमने कहा आपको हमारे यहाँ की गाड़ी टेस्ट करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। जी, हम छोटे छोटे स्कूल्स खोल रहे हैं जहाँ वो आपकी गाड़ी को टेस्ट करेंगे, आपको सिखाएंगे गाड़ी चलाना, और आप उनका सर्टिफिकेट ला के हमें दीजिए, हम आपको लाइसेंस दे देंगे। क्या बात। तो हम चीज़ों को
हम अपने देश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए और सुगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा स्वतंत्रता दिवस है। क्या बात है, ये एक बहुत बड़ा आपका प्रयास है विभाग का कि इस तरह से जहां अभी तक लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं कुछ संशय रहता था कि परिवहन विभाग में काम कराना थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं ना कहीं तकलीफ देह है, तो आपने जिस तरह से चीज़ें बताई वो निश्चित रूप से जो भी लोग अब इनमें से किसी भी काम के लिए जाएंगे तो उन्हें चीज़ों में एक अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए आप जिसे हम करप्शन कहते हैं, आज तो चिल्लाते रहते हैं, उससे स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही कह। आप कंप्यूटर पे बैठिए, हर व्यक्ति बच्चा कंप्यूटर जानता है, आपसे जानता होगा। आप उससे कहिए कि मुझे ये करना, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा, हमारी साइट पे जाएगा। ऑलमोस्ट सारी सेवाएं हमारी कंप्यूटर पे मौजूद है। पिछले 1-2 वर्षों में करके उसको हम सेटल करते जा रहे हैं, ठीक करते जा रहे हैं। समय के साथ डिमांड बढ़ती है तो उसको हम करते जा रहे हैं। तो यही हमारी सेवा है देश के प्रति। ये एक बहुत बड़ी सेवा है और निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया रक्षाबंधन में आपने एक 2 दिन का जो एक सुविधा दी लोगों को, स्पेशली जो बहनों को सुविधा मिली, तो उन सारी बहनों की दुआएं तो आपको सीधे सीधे मिलने वाली हैं, पूरे विभाग को मिलने वाली है। एक अच्छा प्रयास था। और ये जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनके लिए ये सुविधा मिलेगी, निश्चित रूप से उन सबका आशीर्वाद। बुजुर्गों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक मैं सवाल पूछना चाहूँगी सर आपसे कि पहले जो है बुजुर्ग के लिए जो सीट होती थी वो रिजर्व होती थी, क्या अभी भी ये है या फिर इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? हाँ, नहीं, रिजर्व नहीं होती थी। वो ये होता था कि हम मानवता का इस्तेमाल करते थे। हम उस पर एक बोर्ड लगा देते थे कि यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो आप उसके लिए ये जगह देते। तो ये तो व्यक्ति की, अगर मान लीजिए हम खाली छोड़ देंगे तो हमारी सीटें खाली चलेंगी, रिजर्व कर देंगे तो उससे हमारी आमदनी कम होगी, जिसको जाना है उसका हक छीनेगा। तो हम आज भी ये हम करते हैं। हमारा जो कंडक्टर है वो ट्रेंड होता है। यदि कोई यंग व्यक्ति बैठा है उस पर, तो उससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप छोड़ दें, इनको बैठने दें, या महिलाओं को बैठने दें, या हमारे जनप्रतिनिधि हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके लिए तो फ्री है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक लिमिट तक उनके लिए फ्री है बस की यात्रा। और बाकी जो जो हमारे कैटेगरी में आते हैं वो हम उतना करते हैं। तो रिजर्व नहीं होता, बट वो उस पर उनका पहला अधिकार होता है, पहला अधिकार। और मानवता के नाते ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, वो तो मानवपन को करना है। बिल्कुल उचित बात कही आपने। अब यहाँ पर इन बातों के साथ साथ मेरा मन जो है वो बार बार पता नहीं क्यों अनायास आपका जो कवि मन है उसको छूने की बार बार कोशिश करता है। और मुझे लगता है यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ अगर हमारे सुनने वाले साथियों को और अगर मिलेंगी तो जो हमारी बातचीत है वो कुछ और असरदायक हो जाएगी और प्रभावी हो जाएगी। आइए थोड़ा सा माहौल बदल लेते हैं। फिर हम वास्तविक माहौल की कविता में तो नहीं ले चल सकते आपको, क्योंकि हमारे अभी भी हम स्वतंत्रता के नशे में हैं। लेकिन स्वतंत्रता का जो थोड़ा सा एक, जिसको हम बहुत हल्ला मचाकर मना रहे हैं, उसके भीतर पर्दे के पीछे का भी दृश्य आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या बात है, जरूर। कि एक मैंने कभी कविता लिखी थी कि हमारे देश की हालत जिस प्रकार की है वो सुनिएगा। जी जी कि रोटी खरीद लाया है, रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। रोटी जब हम देखते हैं कि हम अपने कंडक्टर्स को अगर वो 5 सीट 4 सीट से ज़्यादा बेटिकट लेके चलते हैं तो उनको हम नौकरी से निकाल देते हैं। हम बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में जी। हम क्या, हमारा सिस्टम, हमारा साधन बहुत स्ट्रिक्ट है। वही दूसरी तरफ कहीं हमारे पर नोटों की गड्डियाँ मिलती रहती है और हम जाँच करते रहते हैं। तो ये तो विभिन्न पहलू है। तो व्यक्ति कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है चीज़ों से, और वो उसकी जिम्मेदारी, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने ऊपर ही कविता सुनाते हैं कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। क्या बात। घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। और ये शेर देखेगा कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। अतिक्रमण के नाम पर जब हम लोग अधिकारी हुआ करते थे फील्ड में, तो पूरी दुकानें तोड़ दिया करते थे और बाद में पीठ थपथपाते थे कि हमने इतना सड़क साफ कर दी। बिल्कुल। उसके नीचे का दृश्य देखिए कि गुमटी तो समझते होंगे, बिल्कुल खोखा जिसे कहते हैं, पान वगैरह की दुकानें जो होती है, कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। क्या बात है। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। और छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। क्या बात कही आपने। नाचे है तवायफ, क्या बात, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और ये शेर देखिएगा कि मुंशी, वकील, अहलमद,
अहलमद, हाकिम और पेशकार, जी जी ये सारे प्राणी आपको अदालतों में मिलेंगे। तो वहाँ से उठाता हूँ, एक शब्द आएगा फरमान, जिसे हम कहते जी, हैं जी। आदेश, कि मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेच क्या बात है, क्या हिस्सा बात है। बटेगा सब में फरमान बेचकर। हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। और आप पत्रकार बंधुओं के लिए एक शेर बहुत लाजमी हो जाता है जी, जी, जब जरूर। हम नेगेटिव न्यूज़ या पेड न्यूज़ की बात करते हैं, जी। कि अखबार खरीदो सभी, अखबार खरीदो सभी। अखबार खरीदो सभी, रद्दी में बिकेगा। अखबार खरीदो सभी, रद्दी में बिकेगा। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। हाय हाय हाय, धंधे क्या में बात है, उतरे लोग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात धंधे है में जी। उतरे लोग कलमदान बेचकर। और ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपका चैनल जो है सरकार से जुड़ा हुआ और हम सब सरकार के व्यक्ति हैं। जी, जी, तो जी। मुझे कवि से वापस ले आता हूँ, एक अंतिम लाइन आपके सामने रखता हूँ जरूर। कि चिट्ठी तो लिख दिया है, चिट्ठी चिट्ठी तो लिख है। दिया है, लिख दिया है, हाँ। पता क्या लिखे बिटिया। हाय हाय, क्या चिट्ठी बात तो है। लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। हाय, ओहो, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। बहुत खूबसूरत। रोटी खरीद लाया है क्या बात है। ईमान बेचकर, रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। तो ये हमारे देश की परिस्थितियां हैं जिसके हम सभी जिम्मेदार हैं। सर, हम देश की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं और बहुत कुछ बदलाव आया है पिछले सालों में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें नागरिक जिम्मेदारी की, तो ये जो सब कुछ चल रहा है, जो आप अभियान, तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या नागरिकों में, उनकी सोच में या उनके जिम्मेदाराना रवैये में कोई डिफरेंस आएगा इससे? हाँ, देखिए, दो पहलू उसके होते हैं। जी गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी कि बिनु भय होय न प्रीति। बिल्कुल। बिना डर के प्रेम भी नहीं होता है। तो प्रेम जैसी पवित्र चीज के लिए भी डर होना जरूरी है। तो जो सिस्टम में आज चल रहा है हमारे और आपके बीच पे, उसमें मेरा सिर्फ इतना कमेंट है कि यदि डर हम न, एक लेवल ऑफ डर न पैदा करें, तो शायद जो अनियंत्रित है वो अनियंत्रित रहेगा ही। पूरी गाड़ी में, आप एक गाड़ी चल रही है, उसका एक नट अगर आपका ढीला है तो पूरी गाड़ी को डैमेज कर सकता है। एक्सीडेंट होने में पूरी गाड़ी खत्म हो सकती है। तो उस नट के साथ हमें वो व्यवहार करना पड़ेगा जो हम आज के असामाजिक तत्वों के साथ करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि यदि व्यक्ति अपना काम स्वयं करे, सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करे, उसे दूसरे काम दूसरे तक उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना ही काम प्रॉपर तरीके से करे तो यही सबसे बड़ी देश की सेवा है। इसीलिए उसको हम जागृत करते हैं, चाहे वो हमारे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ हमारा सेवक हो और चाहे हमारे ऊपर बैठा हुआ अपना बॉस हो। यदि वो अपना काम स्वयं करता है और एक लेवल ऑफ ईमानदारी से करता है, चाहे उसे नैतिक ईमानदारी कहा जाए, चाहे उसे फाइनेंशियल ईमानदारी कहा जाए, चाहे उसे रीजनल ईमानदारी कहा जाए, जो ईमानदारी की जो भी परिभाषा है उसमें किया जाए, तो वो मेरे ख्याल से वही देश की असली सेवा है और वो बदलाव आ रहा है। सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन आपने ये जो बात, ये जुमला बोला है कि अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फ़र्ज़ को निभा दें तो सबसे बड़ी देश सेवा जो है वो यही है। प्रधानमंत्री जी के संदेश में भी कुछ ऐसी ही बातें आज हमें देखने सुनने को मिली हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पूरे देश से आह्वान किया है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जो युवा पीढ़ी है उन बातों को समझे, सजग हो और पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़े, तभी हमारा देश बढ़ेगा। बिल्कुल। सर, आप आए और हमारे साथ अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद समरेन जी, सुषमा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, हमारे रेडियो जय घोष चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, जय घोष का, और इसका घोष यूं ही बना रहे, ऐसी मेरी कामना। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार।